नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम बात करेंगे कि आपके सवालों के जवाब लेंगे और उस पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नतीजों पर फोकस करते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए। दूसरे छमाही में शानदार नतीजे कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं। नतीजों पर बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन से हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर जो रिलीज हुआ है बैंकिंग सेक्टर से, जिनका स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, उनके मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मिस्टर वी वैद्यनाथन जुड़े हुए। मिस्टर वैद्यनाथन, पहली बात तो बहुत बहुत हैप्पी दिवाली आपको, आपके शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स की तरफ से, क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में जो मोमेंटम बना है, इनफैक्ट ये क्वार्टर भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट और 5th कंसेक्यूटिव प्रॉफिट ग्रोथ का क्वार्टर देख के एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है शेयर होल्डर्स और व्यूअर्स में। लेकिन मैं आपसे आज की बातचीत इस बात पे करना चाहूँगा, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक की, जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है, उसके पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं और क्या ये सस्टेनेबल लगती है आपको? देखिए, अगर आप कोर प्रॉफिट देखें एट द टाइम ऑफ मर्जर से लेकर वो लिटरली जीरो या नेगेटिव था, लेट मी से, और वहां से अभी लास्ट ईयर हमारे कोर कोर प्रॉफिट 2744 करोड़ हो चुके थे इन FY22। हमने इसका गाइडेंस भी दिया आने वाले साल, इस साल 23 में, कि कम से कम इट विल बी 50% मोर देन FY22। एंड उसके आने वाले साल में भी हमें लगता है दिस विल बी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। आई थिंक बेस बैंक के जो फंडामेंटल हैं, जो फंडामेंटल यूनिट इकोनॉमिक्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। राइट। मिस्टर वैद्यनाथन, ये दिवाली वैसे भी बहुत डिफरेंट है क्योंकि देश एक चमकता हुआ सितारा है पूरे विश्व में। बहुत ज़्यादा ग्लूम एंड डूम के बीच ग्रोथ में, स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉर्पोरेट इंडिया की इतनी सुपीरियर अर्निंग्स, और ऐसे में आपने भी प्रॉमिस्ड ग्रोथ जो थी अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर की है। क्वार्टर एंड क्वार्टर हम देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आप बिजनेस लीडर हैं, बैंक के चेयरमैन हैं, इतनी सारी कंपनी से बात करते हैं, कि एक स्टेप बैक लेके अगर प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ग्रोथ के बियॉन्ड एक बिग पिक्चर व्यू दें, तो जो ग्रोथ आप अचीव कर रहे हैं, जो ट्रैजेक्टरी ली है बैंक ने 3 से 5 साल में, क्या साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी हमें नजर पे रखनी चाहिए और रेडार पे रखनी चाहिए? आपने एक्चुअली अच्छा सवाल पूछा। जो पहले मैं रिटेल की बात कर लूं, क्योंकि वो हमारा मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, जिसमें हमारी एनपी भी बहुत कम है। और हमारा तो उसमें क्या है कि जो आप होम लोन इंडिया में देखते हैं, कार लोन देखते हैं, कमर्शियल और इस तरह के आप लोन देखते हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, एजुकेशन लोन वगैरह, जो पर्सनल कंजम्पशन की होती हैं, वो इंडिया में टोटल सबका ऐड किया जाए तो अबाउट 44 लाख करोड़ है। 44 लाख करोड़। अभी इसी को अगर आप वो इंडिया की जीडीपी का करीब वो 17-18% है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी 260 लाख करोड़ है। इसको अगर आप 2030 में प्रोजेक्ट करके देखें, तो ये 44 लाख करोड़ करीब 1.5 करीब 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इट इज अबाउट $600 बिलियन आज, वो बढ़ के करीब $1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम 3 गुना देश का ही कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमारा लगता है कि हमारा बैंक इस पोजीशन में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमने इसको 10 साल, मैं कहूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। इसमें हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी अच्छी है, 25% ईयर ऑन ईयर आ रहा है। तो दिस इज अवर बिग अपॉर्चुनिटी। राइट, ग्रोथ की बात करें, एक और बात मन में आ रही, क्योंकि काफ़ी दिनों की पेशेंस टेस्ट करने के बाद आपका बैंक ज़बरदस्त तरीके से टर्न अराउंड हो गया। वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है स्टॉक प्राइस से भी, बट काफ़ी पेशेंस टेस्ट की। लास्ट क्वार्टर मुझे याद है, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने ये बात कही थी कि पिक्चर भी बाकी नहीं है, पिक्चर भी शुरू हुई है। और दो हमने धमाकेदार कुछ क्वार्टर्स देखे। यहाँ से ग्रोथ सस्टेन कौन से पिलर्स पे करेगी, अगर ये हमारे व्यूअर्स से और अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करें? मुझे वो कमेंट याद है जब कहा था कि पिक्चर अभी शुरू हुई है। अगर आप देखें इंडिया का ग्रोथ, मैंने आपको 7-8 ईयर्स का पिक्चर आपको बता दिया कि इंडिया का क्रेडिट मार्केट ही खुद ट्रिपल हो जाएगा रिटेल क्रेडिट का। तो मैंने आपको बता, दूसरा ये है कि जो
हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो डिपॉजिट साइड में भी बहुत स्ट्रांग देखते हैं। हमने क्रेडिट की बात कर ली, मैं आपको डिपॉजिट का बता दूं। इंडिया का अगर आप 2010 से लेकर 2022 तक 12 साल का ट्रैक करें, तो डिपॉजिट मार्केट भी 10% 10% 10% कंपाउंड होता ही जा रहा है। तो अभी का जो डिपॉजिट मार्केट है, करीब 170 लाख करोड़ का मार्केट है, वो भी बढ़कर काफी बड़ा हो जाएगा अगले 10 साल में। तो मुझे लगता है कि हमारी बैंक में कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स हैं। हमारे बैंक के फंडामेंटल स्ट्रेंथ ये है कि हमने फाउंडेशन बहुत अच्छी बनाई है। हमारे बैंक का फंडामेंटल स्ट्रेंथ ये है कि हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स बहुत एथिकल हैं, बहुत कस्टमर फ्रेंडली हैं, कल्चर लोगों का बहुत अच्छा है। तो इस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे बैंक की बहुत अच्छी है। तो ये सब जो बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आप अपॉर्चुनिटी को कंबाइन करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। राइट मिस्टर वैद्यनाथन, एक आखिरी सवाल, आपके जो इस समय कॉम्पोजिशन है, आपकी प्रॉफिट ग्रोथ सॉलिड चल रही है, कोर प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है, उसका जो कॉम्पोजिशन है अगर आप वो शेयर करें कि लेंडिंग बिजनेस से और लेंडिंग में विद इन रिटेल में भी एमएसएमई में कैसी आ रही है, फी बेस्ड इनकम कैसी आ रही है, और ये कॉम्पोजिशन, ये पाए कैसे आपको नजर आता है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में पाए कैसा बनेगा? देखिए, हमारे बैंक में जो कोर प्रॉफिट हमने जो पिछले साल का बताया 2744, जो मैं कह रहा हूँ इस साल 50% बढ़ेगा। इसमें डिस्पाइट जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, इसमें 2-3 कंपोनेंट हैं जो इसको मैं कह रहा हूँ कम कर रही हैं। एक तो हमने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस लॉन्च किया, उसमें हमारा अभी नेगेटिव चल रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास करीब 22-23,000 करोड़ का जो प्री मर्जर जो बोरिंग है वो चल रहा है, जिसमें हम 8.8% दे रहे हैं, उसको हम रिप्लेस कर देंगे आजकल के कासा डिपॉजिट से। तो उसमें करीब 3% ऑन 23,000 करोड़ अपने को बैंक को फायदा होगा। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो हम ब्रांचेस में एटीएम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, अभी वो नेगेटिव में है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट अभी आप देख रहे हैं, इसमें 3 ये स्पेसिफिक आइटम है जो एक्चुअली पुल बैक कर रही हैं। तो आपने कंपोजिशन मांगा, तो मैं ये कहूँ कि जब ये तीनों आइटम जब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बैंक का, मुझे तो लगता है कि बैंक का प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। आपने पिछले 3 साल का ट्रेंड देखा है। तो मैं दिवाली के टाइम पे मैं आपके लोगों को गुड विशेस देते हुए ये भी कहूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगी। राइट एक आखिरी सवाल मिस्टर वैद्यनाथन, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का एक कॉस्ट भी होता है, हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट अगर आप लास्ट कुछ हफ्तों और मंथ से अगर आप देखें, जो इन्वेस्टर परसेप्शन है आपके बैंक के स्टॉक प्राइस की तरफ, उसमें एक 360 डिग्री चेंज आया, एक पूरा यू टर्न। तो उसमें क्या एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की हों। मैं स्टॉक प्राइस पे आपसे व्यू नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं एक ये जानना चाहूँगा कितने कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आप इन एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे? क्या ये इन टैंडम मूव कर रहे हैं आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स बदलते के साथ, या आपको लगता है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अब बाजार ने बना लिए हैं आपके परफॉर्मेंस से? नहीं, मैं स्टॉक प्राइस के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो बैंक ऑन द कोर है बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये आप में कोई आप मेरी ना सुनिए, हमारे ब्रांचेस विजिट कर लीजिए, हमसे अकाउंट खोल के देख लीजिए, बैंक से कोई लोन लेके देख लीजिए, हमारे एम्प्लॉय से ग्रास रूट लेवल बात कर लीजिए। आपको ये खबर जो है कि द फीलिंग, जो इंटरनल फीलिंग द बैंक है, वो बहुत बहुत पॉजिटिव आपको नजर आएगी। जो स्टॉक मार्केट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप ये इतना देख लीजिए कि बैंक ने तो प्रैक्टिकली, आईडीएफसी बैंक भी बहुत ही अच्छा बैंक था, कैपिटल फर्स्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 10 साल से बैंक का ग्रोथ आ रहा है 25-30% पे। मैं 25-30 का प्रॉमिस भी नहीं करता, मैं कहता हूँ 20-25 बोलता हूँ। इतना तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और बैंक बहुत, मुझे हिसाब से बैंक अच्छा कर रहा है। एक्सीलेंस मिस्टर वैद्यनाथन, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी न्यूज़ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। राइट बिल्कुल, तो ये थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट। नतीजे काफ़ी शानदार थे। मुनाफा देखिए करीब 4 गुना बढ़ा। कोर प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पर करीब 80% की ग्रोथ हुई। नतीजों के पहले स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी, उसके बाद मुनाफा वसूली हावी है और आज भी करीब 3% नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर मैनेजमेंट हमसे बात करते हुए। चलिए अब मार्केट की तरफ वापस से आते हैं और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में बाजार काम करते हुए दिखाई दे रहा है। एकदम सपाट आज कारोबार है।
निफ्टी करीब 20 अंक नीचे है, सेंसेक्स में करीब 100 अंकों की गिरावट है और बैंक निफ्टी भी 118 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आज गिरने वाले शेयर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफी सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में। और ऑटो शेयरों में आज अच्छी तेजी दिख रही है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर देखिए करीब 1.25% ऊपर है। टॉप गेनर है इस वक्त टेक महिंद्रा, यहाँ पर 2% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज और जेएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन अगर आज हम देखेंगे तो आज निजी बैंक जो हैं वो बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी पिछले हाल फिलहाल में अच्छी तेजी देखी थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन देखने को मिल रही है। लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखिए, यहाँ पर तेजी बरकरार है और आज भी करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में है। इसके बाद ऑटो, आईटी और मेटल शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए अब इस बीच आपके भी सवालों को हम शामिल करेंगे योर स्टॉक्स में, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप अपने सवाल हमें फ़ोन करके भेज सकते हैं 9163299108। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवालों को, और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस बीच दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है शर्मिलाजोशी.com से शर्मिला जोशी और क्वांटिफाई कैपिटल से सौरभ सिसोदिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। शर्मिला, सबसे पहले आपके पास आएंगे और सबसे पहले तो दिवाली की आप दोनों को ही ढेर सारी शुभकामनाएं। शर्मिला, आपसे मार्केट पे व्यू लेना चाहेंगे। आज तो काफ़ी दायरे में हैं, लेकिन आगे के लिए ट्रेंड कैसा देख रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरा हफ्ता अच्छा तेज़ी भी देखी बाजार में। अब आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? तो सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और यही उम्मीद करेंगे कि पिछला साल मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था, गिवन द फैक्ट कि बाकी ग्लोबल मार्केट्स का जिस तरह का प्रदर्शन रहा उस हिसाब से अपना ठीक ही रहा। और मेरी उम्मीद टू आंसर योर क्वेश्चन यही है मार्केट से कि इस साल भी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको शायद रहना पड़े, लेकिन एक जिस तरह के हमारे पैरामीटर्स है, मैक्रो पैरामीटर्स, उनको देखकर ऐसे लगता है, और जिस तरह का रिटेल का सपोर्ट है मार्केट को, इन दो चीजों को देखकर ऐसे लगता है कि मार्केट ठीक ही रहेगा। अगर चीजें ग्लोबली बदलती है इन द सेंस की बहुत बेहतर हो जाती है, अगर वॉर खत्म होता है तो लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, तो उसके बाद शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी हम बढ़त देख सकते हैं। बट आई थिंक गिवन जिस तरह से अभी सभी चीजें पॉइज्ड है, मेरे हिसाब से हमें इन्वेस्टेड रहना है, और अगर कोई भी गिरावट आती है मार्केट में तो आपकी बाइंग लिस्ट तैयार होनी चाहिए और आपको एक एसआईपी करना चाहिए। तो थोड़ा अनक्लियर डायरेक्शन अनक्लियर है मार्केट का कि किस दिशा में जाएगा, क्योंकि हालांकि हमारे सब पैरामीटर्स ठीक है, ग्लोबली चीजें ठीक नहीं है, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस आपको रहना पड़ेगा, लेकिन टू बी ऑन द बाइंग साइड। बिल्कुल, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए। सेक्टर स्पेसिफिक व्यू भी आपसे शेयर कर दिया गया है। चलिए अब आपके भी सवालों को शामिल करते हैं। इस बीच हमारे साथ दर्शक भी शामिल हो चुके हैं। झारखंड से मितेश हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। मितेश जी नमस्कार, क्या सवाल है? मैंने सनोफी 6572 6572 में मेरे पास 65 पीस है, लेकिन उसमें लगातार डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, तो क्या फ्यूचर है इसका? बिल्कुल, सौरभ आप राय दीजिए स्टॉक पर। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगातार सनोफी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 65 शेयर्स इन्होंने 6572 के लेवल पर लिए थे, अब अगर देखेंगे तो 5500 के पास कारोबार कर रहा है। पिछले 6 महीने का चार्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। स्टॉक में करीब 20 से 21% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। सौरभ, क्या व्यू बन रहा है आपका सनोफी पे? क्या गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ से? गुड मॉर्निंग पूजा। पहले ईटी नाउ स्वदेश और उनकी पूरी टीम को, सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सनोफी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूस लोअर लोज बना रहा है, तो एक नियर टर्म में बाउंस बैक डिफिकल्ट लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और गिरावट इन द नियर टर्म बढ़ते हुए देखने मिल सकती है, कि स्टॉक में कंटिन्यूसली हायर लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो मेरा मानना है अगर इनको इस लेवल से इस स्टॉक से एग्जिट की सलाह रहेगी, इनको फार्मा नेम्स ही अगर प्ले करना है तो सिप्ला एक बेटर विकल्प है। ऐसे मार्केट में भी वो स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। फार्मास भी वन ऑफ द
लार्जेस्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, तो आई थिंक सनोफी से एग्जिट करके सिप्ला में पैसा निवेश करने की सलाह रहेगी। और इनको अगर पीएसयूज में इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक एसबीआई भी एक बेटर विकल्प है। आज के सेशन में अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। बिल्कुल। तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है सनोफी पर। आप स्विच कर सकते हैं, ट्रेंड अभी फिलहाल कमजोरी का ही दिखाई दे रहा है, स्विच कर सकते हैं और स्विच कर एसबीआई जैसे स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये राय मितेश जी आपको दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमारे साथ अगले दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास रिलायंस की 2500 की कॉल है, 34 की बाइंग है। ओके ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। रिलायंस नतीजे भी आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद और आज देखिए हल्की वीकनेस के साथ स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी यहाँ पर नेगेटिव आई, 0.5% नीचे है। नतीजों पर हम एक बार शर्मिला से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सौरभ पहले आप बताइए, रिलायंस की 2500 की कॉल इन्होंने ली हुई थी 34 पे, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? पहले तो ये एक बोलना चाहूंगा कि बिकॉज अभी 2 दिन ही बचे एक्सपायरी को, कल छुट्टी है, परसों ये कॉल्स ऑलमोस्ट लाइक चांसेस है 0 पे एक्सपायर हो जाए। बिकॉज इसमें इनको पैसा बनने के लिए रिलायंस में लगभग 3 से 4% का मूव आएगा, तब ये जो इनकी कॉल ऑप्शन है ग्रीन में जाएगी। तो इनको यही सजेशन रहेगा कि अभी लास्ट 7 रुपए पे अभी चल रहा है कॉल, एग्जिट की सलाह होगी। और इनको एक सुझाव रहेगा कि अगर उनको बुलिश व्यू प्ले करना है तो थोड़ी दूर की एक्सपायरी में, अगर ये नवंबर का कॉल होता तो इनको मैं होल्ड करने की सलाह भी देता। बट करंट लेवल्स पे आई थिंक रिलायंस में काफी बड़ा मूव चाहिए एक दिन में इनको पैसा बनाने के लिए। तो करंट लेवल्स पे रिलायंस पे आउटलुक पॉजिटिव ही है, बट इस कॉल से एग्जिट करने की सलाह होगी। बिकॉज एक ही दिन बचा है और थीटा डी के आएगा और इस कॉल में पैसा बनाना काफी मुश्किल है। तो आई थिंक सुझाव यही रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर ये ट्रेड करे कोई भी ऑप्शन में तो थोड़ी दूर की एक्सपायरी में जाए तो उनको थोड़ा समय भी मिले और थीटा डीके से उनका पैसा का लॉस ना हो। तो करंट लेवल्स पे रिलायंस के इस कॉल से एग्जिट की सलाह होगी। राइट, ठीक है, एग्जिट कर लीजिए क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है, कल तो छुट्टी ही है और उसके बाद तो गुरुवार को एक्सपायरी है। तो ये राय आपको रिलायंस के कॉल ऑप्शन में दे दी गई है। शर्मिला आपसे एक बार रिलायंस के नतीजों पर व्यू लेना चाहेंगे, नतीजों को आपने कैसा एनालिसिस किया इसका? और क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स तो काफ़ी नेगेटिव आ रही है, उसके बाद स्टॉक में भी दबाव है, अभी इन स्तरों पर एंट्री लेने की राय देंगी या फिर अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए रिलायंस में? तो आई थिंक जहाँ तक नतीजों का सवाल है, मुझे लगता है कि काफी क्वार्टर से नतीजों में मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही रहा है कि जो उनके रिटेल और टेलीकॉम के कारोबार है उनका किस तरह का प्रदर्शन आता है। क्योंकि ये हम मान के चल सकते हैं कि जो उनका लेगेसी बिजनेस है वो काफी मच्योर्ड है और वो जो आपको बीटा दिखेगा वेदर इट इज इन स्टॉक प्राइस या ग्रोथ, तो वो वहां से नहीं आने वाला है। तो आई थिंक वही इन नतीजों में हमने देखा कि जियो के बहुत अच्छे नतीजे थे, रिटेल का मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर क्वार्टर रहा रिटेल बिजनेस के लिए। और उन्होंने और एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज करेंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज में जिस तरह की उनकी एंट्री उन्होंने अनाउंस की। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी के लिए उन्होंने किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट्स आउटलाइन किए हैं। तो आई थिंक कि अब आप आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक हैविंग सेड ऑल दिस, और मुझे लगता है कि अगर आज आप एंट्री लेते हैं स्टॉक में तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यू हैव टू वेट कि ये जो सब डेवलपिंग स्टोरीज है रिलायंस में, कि वो भले टेलीकॉम बिजनेस हो विच आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, या रिटेल का ग्रोथ हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो या ग्रीन एनर्जी हो, इन सब चीजों को आपके स्टॉक प्राइस में देखने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 साल देना होगा। तो आपका उस तरह का अगर व्यू है तो मेरे हिसाब से आप ये लेवल पर भी रिलायंस ले सकते हैं। वंस अगेन एसआईपी करें आप स्टॉक में, जब मार्केट गिरता है तब ले, बट स्टे इन्वेस्ट। ओके ठीक है, तो ये लेवल्स भी सही हैं एंट्री लेने के लिहाज से। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है और एसआईपी करनी है तो बिल्कुल आप रिलायंस में इस स्तरों पर भी एंट्री कर सकते हैं और नतीजों का भी एनालिसिस आपके सामने रखा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए हम आपके लिए एक खास सेगमेंट लेकर आते हैं कमोडिटी की ABCD। और आज का टॉपिक क्या है ये समझ लेते हैं विश्व मोहन से। विश्व मोहन बताइए। कमोडिटी की ABCD में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी समझना जरूरी है, क्योंकि किन खबरों का कमोडिटी मार्केट पर असर होता है ये भी जानना जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले ओपेक की। ओपेक क्या होता है, कैसे हुई शुरुआत? 1960 में 5 मेंबर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि अब फिलहाल 13 देश इसके मेंबर्स हैं। ऑयल उत्पादक, क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का ये सबसे बड़ा संगठन है, जिसके सबसे बड़े जो देश है, उत्पादक देश है, उसमें सऊदी अरब, UAE, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया जैसे देश भी यहाँ पर शामिल है। दुनिया में जितने भी क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है, इसमें सिर्फ 30% का हिस्सा इन ओपेक मेंबर्स का, यानी 13 देश 30% हिस्सा उत्पादन करते हैं। इसलिए इनका दबदबा है, एक कार्टेल के तौर पर ये काम करते हैं। अब ओपेक के बाद अब बात कर लेते हैं ओपेक प्लस की। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक की तरह ही ओपेक के बाहर के जो कुछ और देश हैं, उन्होंने भी एक संगठन बना रखा है जो ओपेक प्लस के अंदर आते हैं। रसिया उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है, और रूस के बाद भी मेक्सिको, ओमान, मलेशिया जैसे कुछ और उत्पादक देश हैं जो ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। अब इन ओपेक और ओपेक प्लस के बाद अब दुनिया के जो बड़े उत्पादक देश है उसमें समझ लीजिए US दुनिया का अभी फिलहाल मौजूदा दौर में सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में जितना भी क्रूड का उत्पादन होता है उसमें 14.5% अमेरिका में अकेले उत्पादन होता है। रूस 13% से ज्यादा का उत्पादन करता है। करीब करीब दुनिया का भी फिलहाल दूसरा, हालांकि युद्ध की वजह से उत्पादन में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी दूसरे तीसरे नंबर पर रूस है। सऊदी अरब दुनिया के 12% उत्पादन अकेले सऊदी अरब में होता है। इसके अलावा कनाडा, फिर इराक 5वें नंबर पर है। तो ऐसे हैं। कंज्यूमर्स की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक होने के साथ US दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है क्रूड का। चीन दूसरे नंबर पर आता है, भारत तीसरे और जापान चौथे नंबर पर बड़े कंज्यूमर्स में आता है। अब क्रूड का गणित समझिए। क्रूड ऑयल बैरल में जो हम सुनते हैं, लेकिन बैरल में होता क्या है? बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जिसमें मिक्सिंग और रिफाइनरिंग के बाद 170 लीटर बन जाता है। इसमें से अब पेट्रोल, डीजल, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? तो 73 लीटर पेट्रोल, 39 लीटर इससे डीजल बनाए जाते हैं, फिर 7 लीटर केरोसिन और 51 लीटर अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहां पर बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ और गणित आप समझा दूं कि एक बैरल क्रूड से कितना % क्या बनता है। तो कुल जो 159 लीटर है उसमें से पेट्रोल का हिस्सा है 43% पेट्रोल में चला जाता है, डीजल बनने में 22% के आसपास, जेट फ्यूल 8.7 और LPG करीब करीब 4% हिस्सा जाता है, बाकी अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये कुछ बारीक बातें हैं ओपेक, ओपेक प्लस और क्रूड को लेकर। पूरी स्थिति क्या है मार्केट की, ये आज कमोडिटी की ABCD में आपने जाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। इस बीच हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए सवाल आ रहा है प्रवीण जी का। इनका सवाल है अवंती फीड्स पर 100 शेयर्स इन्होंने 500 रुपये पर लिए हुए थे। इस वक्त अगर देखेंगे तो हल्के नुकसान में है ये, करीब करीब 50 रुपये प्रति शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है और आज 2% नीचे भी स्टॉक कारोबार कर रहा है। शर्मिला, अवंती फीड्स ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया था, बट आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे? कंपनी कैसी लग रही है? मुझे स्टॉक काफी अच्छा लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी ही ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा और उनको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बट अगर आप नतीजे देखें, अगर आप जिस तरह का बिजनेस है कंपनी का, इन सब चीजों को ध्यान में रखें और गुड क्वालिटी सॉर्ट ऑफ मिड कैप स्टॉक, और मेरे हिसाब से माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू अबाउट 500। तो मेरे हिसाब से उनको बने रहे। ऑलराइट, तो बने रहने की राय होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का नुकसान हो रहा है लेकिन होल्ड करने की राय इन स्तरों पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमारे साथ नासिक से जुड़े हैं अगले दर्शक विकास। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैडम मेरे पास IEX के 24 शेयर्स पड़े हैं 261.12 से। नुकसान हो रहा है आपको, समय दे सकते हैं आप विकास जी स्टॉक को? हाँ दे सकता हूँ, पर अगर प्रॉफिट होने वाला रहा तो या फिर एग्जिट कर दो।
ऑलराइट, क्या राय देंगे सौरभ आप? IEX पर 24 शेयर्स 261 पर लिया हुआ था, थोड़ा ऐसा लग रहा है ऊपरी स्तर पर इन्होंने ले लिया था, काफ़ी समय से होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा कुछ हुआ नहीं है इनको यहाँ पर। क्या करना चाहिए स्टॉक में? बने रहने से कोई फायदा है? इस स्टॉक को हम देखें तो कंटिन्यूसली हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिला। पर एक अच्छी बात है कि स्टॉक ने 130 के आसपास से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। पिछले 1-2 महीने का चार्ट देखें तो अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिला है। तो मेरा मानना अगर इनका पोजीशन है तो इनको एक 130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहने की राय दूंगा। ऑन द अपसाइड इनके लेवल्स तो पता नहीं, 150 से 160 के लेवल्स नियर टर्म में आते हुए देखने मिल सकते हैं, और वहां पे आने के बाद वापस एक इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि स्टॉक में और क्या करना चाहिए। बट आई थिंक करंट लेवल से 130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। 145 से 150 के लेवल्स मुझे लग रहा है नियर टर्म में आते हुए इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 150 के आसपास फिर से स्टॉक आए तो एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, नुकसान को थोड़ा अपना रिकवर करने की कोशिश करिए। अभी बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें सोनीपत से अभिनव जी ने भेजा है, और इनका सवाल है दीपक फर्टिलाइजर पर। 100 शेयर्स 109 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। दीपक फर्टिलाइजर, एक बार करंट लेवल चेक कर लें तो ये 1031 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। एक बार लेवल्स चेक करने होंगे, इनकी खरीदारी कब की है। ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं ये स्टॉक को, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और क्लियरली इसका मुनाफा भी इनको यहाँ पर हो रहा है। करीब करीब 10 गुना हो चुका है इनकी खरीदारी से ये शेयर। दीपक फर्टिलाइजर, शर्मिला, दीपक फर्टिलाइजर मुनाफा तो इनको काफ़ी अच्छा हो रहा है, 109 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था। अभी क्या करना चाहिए, और मुनाफे के लिए बने रहे स्टॉक में या फिर मुनाफा लेकर निकल जाए? उनकी खरीद इतने लोअर लेवल की है कि मेरे हिसाब से अगर वो बेच भी देंगे तो कभी कभी सवाल ये आता है कि आप फिर इसके बदले में क्या लेंगे, क्योंकि फिर इस तरह का अगर आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं कोई स्टॉक में तो वो इस समय उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर समझे इस तरह की बात होती कि कंपनी के नतीजे ठीक नहीं रहे, ऐसे लगते होंगे या ऐसे लग रहा होगा कि आगे चलकर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, तब जाके आई थिंक एग्जिट करने का सवाल आता है। लेकिन जहां तक दीपक फर्टिलाइजर का सवाल है, नतीजे भी अच्छे हैं, दे आर ऑन अ गुड विकेट, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ से आगे भी वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे राय में बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। ओके, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, आगे भी आपको मुनाफा और मिल सकता है। करीब करीब 92,000 का फ़ायदा इनको इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, तो कुछ समय दीजिए और भी यहाँ पर गेन आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो इसके लिए, और अभी भी दीपक फर्टिलाइजर में बने रहने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से मनमोहन सिंह। मनमोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। नमस्ते जी, मैंने 500 अदानी विल्वर लेके रखे हुए हैं, तो वो करीब 350 का एवरेज पड़ा मेरा। उसके बारे में अभी क्या बताएंगे, रखें या उसको निकाल लें? 350 का एवरेज है, ओके। तो फिलहाल तो मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर मनमोहन जी, 500 शेयर्स 350 के एवरेज लेवल है आपका, ठीक है। शर्मिला जी क्या सजेस्ट करेंगे? अदानी विल्मर पर आप 350 पर इन्होंने लिया, 315 का एवरेज प्राइस है, इस वक्त देखें तो 680 के पास कारोबार कर रही है स्टॉक, और लगभग अगर इस स्टॉक को देखें तो 680 के पास, आज के दिन 680 के पास कारोबार कर रहा है। सपाट ही ग्रोथ आज यहाँ अदानी विल्मर के स्टॉक में देखने को मिल रही है। बट स्टॉक पर व्यू क्या बन रहा है आपका? हमने तो देखा था 800 के लेवल तक भी ये शेयर गया था, उसके बाद नीचे आ गया है, बने रहना चाहिए इनको इस शेयर में? और एक तो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो जो स्टॉक है, जो बिजनेस है, वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, और अगर आप मुझे पूछेंगे तो शायद मुझे टाटा कंज्यूमर जो इसी स्पेस में है वो शायद अडानी विल्मर से ज्यादा पसंद आता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरे अडानी ग्रुप में जिस तरह का मोमेंटम है, और जिस तरह के उन्होंने मैनेजमेंट ने बार बार दर्शाया है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने बिजनेसेस को ग्रो करने की काफी एक अग्रेसिव प्लान उन्होंने सामने रखा है। तो आई थिंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और इसी स्टॉक में बने रहना चाहिए। आपकी खरीद भी काफी अच्छे प्राइस की है और बिजनेस भी अच्छा है,
वैल्यूएशन से थोड़ा आगे ही स्टॉक प्राइस है। पर वो मुझे लगता है कि वो पूरे ग्रुप का असर है कि क्योंकि पूरे ग्रुप में मोमेंटम है तो जाहिर सी बात है अडानी विल्मर को भी उसका फायदा होगा। पर बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बने रहना है। ठीक है, तो बिजनेस अच्छा है, अभी भी बने रहना चाहिए। बीच में हो सकता है कि आपका प्रॉफिट थोड़ा कम आया होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी बने रह सकते हैं अदानी विल्मर में। चलिए अब एक बार ज़रा बीएसई स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बीएसई में भी ऑटो इंडेक्स जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेटल, पीएसयू ये सभी करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स देखेंगे तो आज सपाट ही है, करीब 150 अंक नीचे इस पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। बीएसई में चढ़ने वाले शेयर्स पर अगर नज़र डालें तो मारुति सुजुकी है आज का टॉप गेनर, करीब 1.5% ऊपर। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, SBI, LNT, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वही गिरने वाले शेयरों में नेस्ले में आज काफ़ी वीकनेस है, कोटक महिंद्रा बैंक नतीजे आए, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स काफ़ी मिक्स्ड थी, इस वजह से 2% नीचे स्टॉक है। HUL में भी नतीजे आने के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व ये स्टॉक भी करीब 1.5 से 2% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये बीएसई का एक्शन हमने आपको अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ से गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। गजेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पाए, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। IIFL सिक्योरिटीज पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। इनकी खरीद प्राइस है 120 पर इन्होंने लिया हुआ है, 383 के लेवल्स पर इन्होंने 383 स्टॉक्स इन्होंने 120 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। IIFL सिक्योरिटीज पर इनका सवाल है। एक बार सजेशन ले लेते हैं। और काफ़ी ऊपर की खरीद इनकी लग रही है, 120 ये लेवल एक बार देखना होगा, ये लेवल आया कब था। सौरभ, क्या व्यू बन रहा है आपका IIFL सिक्योरिटीज़ में? लेवल्स एक बार फिर से चेक करने होंगे किस भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, बट स्टॉक पे क्या व्यू बन रहा है आपका? स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, बट एक अच्छी बात है कि स्टॉक में पिछले 4-5 महीने से कंसोलिडेशन में चला गया है और जो 60 से 65 का जोन है वहां पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, इनके पास पोजीशन है। हालांकि इनकी बाइंग काफी ऊपरी लेवल से, स्टॉक को ऑलमोस्ट ऐसे डबल होना पड़ेगा इनकी कॉस्ट पाने के लिए, पर एक टेम्पररी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक एक 62 के स्टॉप लॉस से इनकी पोजीशन में बने रहने की राय रहेगी। 120 का पता नहीं, बट आई थिंक नियर टर्म में अगर मार्केट फेवरेबल रहता है तो 80 तक का उछाल इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। और उसके बाद आई थिंक इनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि 80 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि 80 के आसपास स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट आई थिंक यहाँ पे करंट लेवल्स पे जिस तरीके से स्टॉक में डबल बॉटम बना है, एक 62 के स्टॉप लॉस से रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है फॉर द लॉन्ग पोजीशन। तो आई थिंक इतना वेट किया है तो एक 62 के स्टॉप लॉस से और वेट किया जा सकता है, और 80 के आसपास आई थिंक इनको एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं स्टॉक में, आपका नुकसान की भरपाई यहाँ पर थोड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। लेवल्स एक बार फिर से चेक करना होगा इन्होंने किस लेवल पर लिया था, क्योंकि 120 ये लेवल तो फिलहाल चार्ट्स पर दिखाई नहीं दे रहा है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको होल्ड करने की ही राय इस स्टॉक में दी जा रही है। थोड़ा आपका जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी यहाँ पर हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर हमारी बात हुई कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ। आइए सुनवा देते हैं कि उनका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। तो कजारिया सिरेमिक्स मेरे हिसाब से अगले 1 साल में अच्छा कर सकता है। और सेकेंडली मैं रैडिको खितान जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि रैडिको एक ऐसा कंपनी है जो पिछले 1-1.5 साल में इसकी बहुत बड़ी री-रेटिंग हुई है, काफी टेलविंड्स है इसके पास। और ये जो पूरा जो इतना गंदा सा करेक्शन था मिड कैप्स में अगले 3-4 महीनों में, उसमें रैडिको गिरा ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों शेयर यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। पिडिलाइट और मज़गांव डॉक, ये 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं बाइंग के लिए। 2700 का टारगेट ऑन पिडिलाइट, 2600 का स्टॉप लॉस। मज़गांव डॉक पे 680 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस। अगर हम बड़े पिक्चर की तरफ चले, मान लीजिए कि अगर ये निफ्टी किसी कारणवश 15,000 भी हो गई, तो मेरा ये भी मानना नहीं है, विश्वास है कि आपको कोई बड़ी बात नहीं होगी 2023 में अगर ये 15,000 15,200 का कोई स्तर आ जाता है, तो अपना घर भी और पड़ोसी का घर भी गिरवी रखकर शेयर बाजार में पैसा लगा देना चाहिए। ये 15,000 से 21,000 की चाल में, और बहुत रफ्तार से अगर वो चाल आती है, तो कितने ही ऐसे शेयर्स हैं
जिनमें 100% और 200% तक की कमाई आपको 4 से 6 महीने के एक्सपोजर में भी मिल सकती है। तो इस वक्त थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर बचे रहने का समय है। और त्राहिमाम अगर आ गई तो वहां लूट जरूर मचाइएगा, ऐसी लूट कि जहां से आपको बहुत से शेयरों में डबल और ट्रिपल भी पैसा 6 महीने में हो सकता है। बड़े फास्ट मूव्स दोनों साइड आ सकते हैं। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे दो स्टॉक्स जो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक ये लीडर्स रहे हैं और आने वाले साल में भी लीडर्स रहेंगे। मार्केट पर वापस से नजर डाल लेते हैं। अब 17,700 के भी नीचे आ चुका है बाजार, करीब 50 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी में 0.5% की वीकनेस आ चुकी है। और जो दबाव दिख रहा है इस वक्त वो एफएमसीजी शेयरों से ज़्यादा दिख रहा है। नेस्ले देखिए यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट है। HUL, ब्रिटानिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ निजी बैंकों से भी आज दबाव दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पर वीकनेस है, एक्सिस बैंक 2% नीचे है और बजाज फिनसर्व भी करीब 2% नीचे आज कारोबार कर रहा है। एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं। सौरभ, क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? क्या करेक्शन और गहरा सकता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं निफ्टी के लिए? निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े रनअप के बाद एक पुल बैक पॉसिबल है। तो करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट एक पुल बैक 17,600 17,550 तक पॉसिबल है। बट ओवरऑल जो मेरा आउटलुक है बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 17,600 तक अगर कोई गिरावट आती है तो 17,500 पे आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो बाइंग की सलाह रहेगी। अगर 17,600 तक डिप आती है तो 17,500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय रहेगी। और मुझे लग रहा है ऑन द अपसाइड वापस हम 17,800 से 17,900 के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। 17,800 मार्केट को माइनर हर्डल है, तो आई थिंक करंटली जो एक आउटलुक है साइडवेज टू बुलिश है। 17,600 के आसपास आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। आउटलुक पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति मेंटेन करना चाहूंगा। ओके, तो बाय ऑन टिप्स की रणनीति अपना के चलिए बाजार पे। इस बीच हमें कुछ सवाल भी मिल रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए। मुंबई से विनय लाल जी ने सवाल भेजा और इनका सवाल है आरबीएल बैंक पर। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ली हुई है, 11,800 शेयर्स इन्होंने 137 के भाव पर लिया हुआ है। कंपनी के नतीजे भी आए, नतीजों में कुछ कंसर्न्स भी दिखाई दिए। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, अंडरवेट की राय दी जा रही है। और उसके बाद देखिए स्टॉक अब 4% नीचे आ चुका है, 122 के पास कारोबार कर रहा है। शर्मिला, आपका क्या व्यू बन रहा है आरबीएल बैंक पर? नतीजे आपने कैसे रीड किए और आगे के लिए क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक पे? इनको बने रहें और बने रह सकते हैं। हालांकि नतीजे बहुत खास अच्छे नहीं थे, और अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थोड़ी देर पहले आपने इंटरव्यू भी दिखाया, उनके नतीजे बहुत अच्छे आए। और ये दो बैंक ऐसे जो मान रहे थे इन्वेस्टर्स कि ये एक रिकवरी पाथ पर है और इनके जो नंबर्स हैं वो यहाँ से बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये थियोरी काफी हद तक प्ले आउट हुई है और नतीजे पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छे आए हैं। आरबीएल के उम्मीद से कम आए हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट ठीक है, नतीजे इतने भी यानी जहां से स्टॉक करेक्ट हुआ था वहां से एक रिकवरी जरूर हम देख रहे हैं। सो द पॉइंट बीइंग कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप स्विच करें और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मेरे हिसाब से आप बने भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखें तो आरबीएल भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि एक रिकवरी पाथ पर है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आरबीएल बैंक में आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सकती है। क्विकली टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। सौरभ, आरबीएल बैंक और कितना करेक्शन दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स पर अगर शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म की बात करें तो? आरबीएल में हम देखें तो जो 115 का लेवल वहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो मेरा मानना है इस डिप से इतनी घबराने की जरूरत नहीं। जब तक 115 का लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि लोअर पे कंसोलिडेशन होकर वापस स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज रिजल्ट्स के बाद ऑलरेडी जो नेगेटिव से सब कुछ फैक्टर्ड इन, स्टॉक ऑलरेडी 4% गिर चुका है और 115 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा बेस बना हुआ है ऑलरेडी। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे 115 का लेवल वेट एंड वॉच रहेगा, वहां से आई थिंक स्टॉक में बाउंस बैक पॉसिबल है। ओवरऑल आई थिंक स्टॉक में 115 पे अच्छा सपोर्ट है, तो आई थिंक जब तक वो इंटैक्ट है स्टॉक में बड़ी डाउनफॉल नहीं दिख रही है
क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग में मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लग रहा है उसका रब ऑफ इस स्टॉक में भी नियर टर्म में देखने को मिलेगा। 115 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस पर नजर रखिए आरबीएल बैंक के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर दिग्गजों का क्या नजरिया बन रहा है, एक बार ये भी आपको सुनवा देते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत फर्स्ट ग्लोबल की देवीना मेहरा के बाजार पर आउटलुक से हम करेंगे। उनका ये मानना है कि भारत की डेवलपमेंट स्टोरी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है और आगे भी पॉजिटिव रहेगी और भारतीय बाजार में आगे तेज़ी जारी रहेगी। विदेशी बाजार के मुकाबले स्ट्रेंथ जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स में इस वक्त नज़र आ रही है। ऑटोमोबाइल स्पेस पर वो ओवरवेट हैं, खासतौर से 4 व्हीलर कंपनी के स्टॉक्स जो हैं उन्होंने पसंद आते हैं और पोर्टफोलियो में निवेश की सलाह उन्होंने ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटो एंसिलरी जैसे काउंटर्स पर भी दी। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनियां भी हैं जो कि देवीना को पसंद आती हैं। नीलेश शाह जो कि एनविजन कैपिटल से हमारे साथ जुड़े बाजार पर अपनी राय रखी उन्होंने और रियल एस्टेट और होम फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों पर खास तौर से अपनी पसंद उन्होंने जताई। खास करके होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक था जिस पर उन्होंने अपनी पसंद जताई और उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है और उनका भी यहाँ पर ये पसंदीदा शेयर है, पर्टिकुलरली होम फाइनेंस थीम की अगर बात करें तो। इसके अलावा मनीष सुखानी इनाम होल्डिंग से बाजार पर अपनी राय हमारे साथ रखते हुए उनका ये कहना था कि अगले 2 से 3 महीने आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी दिख सकती है। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन हम लगातार सेक्टर्स में देख भी रहे हैं और आईटी सेक्टर में क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स भी कनेक्टेड है तो उसका एक इम्पैक्ट है जो कि नजर आ सकता है। आईटी कंपनियों के वैल्यूएशंस जो हैं इस वक्त उन्हें काफ़ी सस्ते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आईटी सेक्टर उनके रेडार पर था। तो खास तौर से भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है। ऑटोमोबाइल स्पेस, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट और होम फाइनेंसिंग कंपनियां हैं जो कि दिग्गजों के रेडार पर हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बाजार के मार्केट दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू हमने आपको सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे। शबीर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी बताने के लिए। चलिए